नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। हम आपको लगातार लोगों से मिला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिला रहे हैं, आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे लोगों से मिला रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे कमलकांत जी शर्मा। सर राम राम। राम राम साहब। आप भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय हैं। झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में भी आप लगातार सक्रिय हैं और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार पार्टी से विधानसभा चुनाव में विधायक के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में 2009 से लगातार सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जिस प्रकार से पार्टी की सोच रीति नीति रही है उस हिसाब से यहाँ पर सबको मौका मिला है। हर एक कार्यकर्ता को मौका मिले, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस से विजेंद्र ओला जी, जो कि एक जाट चेहरा है और एक बड़ा जाट चेहरा है, इसके अलावा कामरेड के रूप में एक उम्मीदवार रहेंगे। एक उम्मीदवार निर्दलीय हमेशा जाट रहते हैं। इसके अलावा जो आरएलपी है पार्टी, उससे भी एक उम्मीदवार हमेशा झुंझुनू से रहते हैं और इस बार भी होंगे। तो इस प्रकार से चार जाट चेहरे ऑलरेडी झुंझुनू विधानसभा से रहेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जाट चेहरे को टिकट दे ऐसा लगता भी नहीं है और ऐसे में सफलता भी नहीं मिल सकती। इसलिए निश्चित रूप से और नॉन जाट चेहरे को मौका मिलेगा। और मैंने पूरे 5 वर्ष तक जिस प्रकार से जनता के बीच में रह के संघर्ष किया है, लोगों की परेशानियों को उजागर किया है और उन परेशानियों के निवारण हेतु आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया, आवाज़ उठाई है, सड़कों पर रहकर हर समस्या के समाधान हेतु, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो या राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो, बार बार मैंने आवाज़ उठाई है और जनता के दिल के अंदर मैंने अपना स्थान बनाया। तो निश्चित रूप से पार्टी मेरे बारे में विचार करेगी और मैं इस चीज़ का वादा करता हूं कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में कमल खिलाने में सफलता हासिल करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर जातीय समीकरण, वोटों के समीकरण, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों पे विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जातीय समीकरण कहीं ना कहीं काम करते हैं। आज ब्राह्मण वोट अगर शुरू में अगर अपन देखें, आज़ादी के बाद में सबसे पहले यहाँ पर नरोत्तम लाल जी जोशी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं। उसके बाद दोबारा जब चुनाव लड़ा तो फिर वो विधायक रहे हैं। उसके बाद में सीताराम जी शर्मा, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो मात्र 1700 वोटों से वो वंचित रह गए। उसके बाद ब्राह्मण उम्मीदवार को कभी मौका मिला नहीं, किसी भी पार्टी ने मौका नहीं मिला। ये एक दुर्भाग्य रहा है इस विधानसभा का। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आज वर्तमान में 37,000 वोट ब्राह्मण समाज के हैं और ब्राह्मण समाज जो ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बनिए भारतीय जनता पार्टी के और परंपरागत वोटर्स रहे हैं, आज ब्राह्मण के साथ 12-13 हज़ार करीब बनिए हैं। उसके बाद 21,000 के करीब राजपूत है, 8,000 के करीब जांगीड़ है, 7-8 हज़ार के करीब यहाँ पर सोनी है, 4-4.5 हज़ार दर्जी है, 4 हज़ार के करीब नाई है, ये 13-14 हज़ार कुमावत है। मतलब इस प्रकार की जातियाँ हैं जो 1,87,000 वोट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में हमेशा से काम करते हैं, परंपरागत वोट है। तो मेरे साथ वो सारे के सारे वोट एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे से अच्छा उम्मीदवार झुंझुनू विधानसभा में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य पार्टियों से जाट चेहरा आएगा तो भाजपा अन्य किसी चेहरे पर दाव खेल सकती है, लेकिन हम राजस्थान में देखें तो लगातार राजस्थान में विभिन्न समाजों के सम्मेलन हुए और उन्होंने सारी पार्टियों से अपने समाज को प्रतिनिधित्व देने का मांग की है। तो झुंझुनू जिले में भी ब्राह्मण वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा है और आप ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष हैं, तो क्या इस नाते भी आप पार्टी से मांग करते हैं कि ब्राह्मण समाज को मौका दिया जाए? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी से ये मांग भी करता हूँ
कि कम से कम जिले के अंदर एक सीट ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप ये मानिए कि अगर झुंझुनू विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जहाँ ब्राह्मण आसानी से टिकट निकालने में सक्षम है, और अगर यहाँ से टिकट दी जाती है तो जिले की 7 विधानसभा में जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, और निश्चित रूप से 7 विधानसभा पे और जो चुनाव लड़ने वाले हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको ब्राह्मण वोट का लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो जिले का जो ब्राह्मण समाज है वो मेरी आवाज़ के पीछे निश्चित रूप से जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, ताकि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आपको मौका दे? देखिए, झुंझुनू विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जल की रही है, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे सिंचाई का पानी हो। निश्चित रूप से आज किसानों की स्थिति यहाँ पर अच्छी ज़मीन होने के बावजूद भी सिंचाई का जल नहीं होने की वजह से और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस के जो यहाँ पर नेतागण, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, तो दिग्गज नेता रहे हैं, उन्होंने 70 साल तक केवल नहर लाने के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाया, और पानी की जो समस्या है वो अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले झुंझुनू विधानसभा की जो पीने के जल की जो समस्या है, जो सिंचाई के जल की जो समस्या है, उसके निराकरण हेतु पूर्ण प्रयास करके और उस समस्या का निराकरण करवाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या झुंझुनू विधानसभा में ये है। दूसरी, विगत 5 वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, झुंझुनू विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, निश्चित रूप से उस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य भी करेंगे। देखिए, ये सैनिकों का जिला है, यहाँ पर पूरे देश भर में सर्वाधिक सैनिक जो है वो झुंझुनू जिले से हैं, और झुंझुनू विधानसभा उसके अंदर अग्रणी है। आज दोरासर ग्राम में शौर्य उद्यान जो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 से पहले बनाया था, और उस शौर्य उद्यान जहाँ पर झुंझुनू जिले के सैनिकों के द्वारा जिस प्रकार का पराक्रम बार बार शत्रु देशों को और मतलब उनका दांत खट्टा करने के लिए जो उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, उन सब की, और वहाँ पर उसको दर्शाया गया है प्रतिमा के रूप में, तस्वीरों के रूप में। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उस शौर्य उद्यान के अंदर एक ईंट तक नहीं लगी है, वो खंडर होता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है, बंद पड़ा है। निश्चित रूप से उस शौर्य उद्यान का भी और मतलब पुनर्निर्माण करवा के उसको तैयार करेंगे, ताकि झुंझुनू जिले के, विशेष करके झुंझुनू विधानसभा के जो सैनिक है जिन्होंने बलिदान दिया है, और जो भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी है, उनको एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ा उपहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा सके, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और एक बिजली की अघोषित कटौती जैसी समस्याएं आप ये देखेंगे कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बिजली की समस्या का पूर्णतः निराकरण हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है। निश्चित रूप से अगर मैं विधायक बनता हूं या मुझे टिकट मिलती है, तो उस स्थिति के अंदर ये जो बिजली की समस्या है, अघोषित कटौती और जो बिजली की मतलब बार बार जो परेशान किसानों को होना पड़ रहा है, आमजन को होना पड़ रहा है, इसका भी निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो आप ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन मैंने जितने विधानसभा चुनाव झुंझुनू विधानसभा के देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलता है, उसके बाद जो बाकी दावेदार हैं उनमें से या तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है या फिर वो चुनाव के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट थी और एकजुट ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जितने भी टिकटार्थी आकांक्षी कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे हैं, निश्चित रूप से किसी को भी टिकट मिले सभी साथ रहेंगे, क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है। और अगर कोई बागी होके अगर चुनाव लड़ना भी चाहेंगे तो इस बार जनता पूर्णतः से उसे नकार देगी, क्योंकि जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई थी,
तो उस समय हम प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक गए थे। तो लोगों के जो विचार थे वो विचार यही थे कि इस बार अगर कोई बागी आएगा तो उसे पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, धिक्कार दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर कोई भी अगर प्रत्याशी आएगा तो निश्चित रूप से वोट उसी को पड़ेंगे। तो इस बार अगर बागी अगर कोई चुनाव लड़ता भी है तो वो अपना ही नुकसान करेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नुकसान नहीं कर पाएगा। आपने अभी जन आक्रोश यात्रा जो पूरे राजस्थान में निकली थी उसकी चर्चा की, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जन आक्रोश यात्रा में आपने एक सुझाव पट्टिका रखी थी और उसमें आपने कहा, आपके पूरे प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि इसमें जो सुझाव आएंगे उनको लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। वो धरातल पर नज़र नहीं आया। देखिए, जो सुझाव पेटिका थी उसके अंदर जितने भी सुझाव आए थे या जितनी भी शिकायतें उसके अंदर दर्ज हुई थी, उन शिकायतों को निश्चित रूप से पढ़ा गया। उसके अंदर विशेष करके यही सिंचाई और अन्य जल की समस्या, यही बिजली की अघोषित कटौती की समस्या, इसके अलावा जो युवाओं के पेपर लीक के जिस प्रकार से इस राजस्थान की नाकारा या मान लो आप पूर्णतः से विफल कांग्रेस सरकार के द्वारा 19 बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करके जो युवाओं के साथ धोखाधड़ी की, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया था, ये सब समस्याएं उसके अंदर थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर रहकर और आंदोलन भी किए हैं बार बार। चाहे आप देख सकते हैं कि राजस्थान में अलग अलग जगह युवाओं का आंदोलन रहा है, महिलाओं का रहा है, ओबीसी, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सबके अलग अलग आंदोलन भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी धरातल पर सड़कों पर उतरकर इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार का विरोध किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार के अंदर जिन जिन लोगों ने आज यहाँ की आम जनता के साथ जो अत्याचार किया है, जो उन्होंने अपराध किया है, उन्हें सजा भी मिलेगी और जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होगा। आपने अभी पेपर लीक का प्रकरण की बात करी, तो पेपर लीक जब जब हुए हैं तब भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा हर मुद्दे पर मुखर नजर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नाते जितना मुखरता से उस मुद्दे को उठाना चाहिए था उतना शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई। क्या ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पेपर लीक के मामले में और निश्चित रूप से जिले स्तर पर ही नहीं, मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया है। बाकायदा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम और ज्ञापन के माध्यम से इस राजस्थान की और विफलतम सरकार, जिन्होंने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार और धोखा किया है, उसके खिलाफ बार बार आंदोलन किए हैं और मुखरता से इस बात को और हर पटल के ऊपर उठाया। महिलाओं एवं दलितों, किसानों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज अगर किसानों की बात करें तो किसानों को गुमराह करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया, क्योंकि जो कानून जो लाए गए थे वो निश्चित रूप से किसानों के हित में थे, लेकिन किसानों को गुमराह करके उनको मिलने वाले एक बड़े लाभ से वंचित करवा दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उनके सहयोगियों ने। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और जो अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के पटल के ऊपर, पूरे देश भर के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की और जिस प्रकार से भारत को विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप के अंदर एक विकासशील नहीं, विकसित देश के रूप में जिस प्रकार से पेश कर दिया, जिस प्रकार से आज दुनिया लोहा मानती है भारत का, कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व नहीं हो सकता जो देश हित के अंदर इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास, इस कांग्रेस सरकार के पास, अन्य सहयोगी दलों के पास कुछ था नहीं, इसलिए जो लाभप्रद योजनाएं थी केवल उन्हीं का विरोध करते रहे। मतलब जनता को गुमराह करना, किसानों को गुमराह करना, पहलवानों को उकसाना, ये कार्य इनका रहा है 5 साल में। क्योंकि
जो कार्य इन लोगों को 70 साल में करने चाहिए थे वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये केवल जो लाभप्रद मुद्दे हैं उन्हीं का विरोध कर रहे हैं जो जनता समझती है। जनता आज बहुत समझदार हो चुकी है, इनके प्रत्येक कदम को अच्छी तरह से जानती हैं, तो उनका जो भी ये विरोध है वो। देश में लगातार युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके मुद्दे पर आप क्या विचार हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इतनी योजनाएं लागू की गई है कि जिसके तहत सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर इतने रोजगार सुगम करवाए गए हैं। और यहाँ तक कि युवाओं के लिए लोन की सुविधा, वो व्यापार कर सके उसके लिए अनेक प्रकार की और मतलब कार्यशालाएं वगैरह का भी आयोजन, इतने मौके दिए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, उसी के आधार के ऊपर आप जो आज केंद्र सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं और इतने रोजगार सुलभ करवाए गए हैं, केवल विरोध जो है ना वो विपक्ष के द्वारा और एक गुमराह करने का कार्य किया गया है। बाकी आप पिछले 70 सालों की तुलना के अंदर पिछले 5 वर्षों में, पिछले 9-10 वर्षों के अंदर जितने रोजगार सुलभ करवाए गए हैं सरकारी और निजी, उसकी आप गणना करके देखिए। निश्चित रूप से रोजगार के बहुत से अवसर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पैदा किए गए हैं। रोजगार भी केंद्र सरकार द्वारा पैदा किए गए हैं। आपने किसानों के लिए कहा कि उनको गुमराह किया गया, लेकिन आपने पहलवान बेटियों के बारे में जवाब नहीं दिया। देखिए, वो विषय जो है वो उसकी जांच चल रही है, उसके अंदर अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। और अगर कोई मतलब एक षड्यंत्र पूर्वक अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये तो मतलब उच्च स्तरीय मुद्दा है और निश्चित रूप से उसकी जांच चल रही है। अगर कोई दोषी है तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, सजा मिलेगी। वो षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है या वो सही है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद लगातार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में और झुंझुनू जिले में बात करें तो जाट वोट बैंक एक अच्छी अहमियत, प्रमुखता रखता है। और उन दोनों आंदोलनों, किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन से किसान कौम में या जाट कौम में कुछ नेगेटिव गया है, उसके ऊपर आपको कुछ विचार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले चुनाव की तुलना के अंदर अगर जाट वोट बैंक की अगर आप देखिए, किसान वोट बैंक की देखिए, झुंझुनू जिला जो है इसके अंदर सभी किसान हैं, क्योंकि निश्चित रूप से सभी धरातल से उठे हुए हैं। प्रत्येक जाति के अंदर सबके पास खेती ही एक साधन था, सभी जो ग्रामीण परिवेश से उठ के ही आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली चुनाव की तुलना में इस बार जाट वोट बैंक, किसान वोट बैंक जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये बात तो कहना एकदम निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले जिक्र किया कि झुंझुनू सैनिक बाहुल्य जिला है, झुंझुनू के हर घर में लगातार लगभग आपको सैनिक मिल जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक अग्निवीर योजना शुरू की जिसमें 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं में भी आक्रोश है। इसके बारे में देखिए, एक हम तुलना करें कि कोई व्यक्ति 35 साल नौकरी करके जितनी योग्यता और जितना धन अर्जित नहीं कर सकता, उतनी योग्यता और धन इन 4 वर्ष की योजना के अंदर युवा अर्जित करेगा। और उसके बाद वो अन्य सरकारी नौकरी के अंदर भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वो अन्य कहीं भी और नौकरी करके और 2 पैसा अर्जित कर सकता है, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। तो मैं तो नहीं मानता कि कहीं पर भी ये गलत है। आज अगर विदेशों के अंदर भी कई जगह आप देखेंगे तो ये जो 4 वर्ष की योजना, आज युवा जो है वो आज अब ये मानो कि दुश्मन देश से लड़ने के लिए जो सक्षम जो उम्र होती है, उस उम्र के अंदर वो लोहा ले सकेगा दुश्मन देश से, और 4 वर्ष में इतना धन भी अर्जित कर लेगा और साथ में इतना कुछ सीख पाएगा। और उसके बाद रिटायरमेंट लेके अन्य कहीं भी सरकारी नौकरी के अंदर उनको बहुत अत्यधिक लाभ मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं भी गलत है। इसके साथ ही आप भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं, तो आपसे एक प्रश्न और बनता है
कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आए थे और उन्होंने वहाँ के तत्कालीन वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा को सीएम ने शिवसेना ज्वाइन करवा दी और महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन है, तो क्या वो गठबंधन राजस्थान में नजर आएगा और झुंझुनू में नजर आएगा? देखिए, वैसे तो ये क्या है कि शीर्ष नेतृत्व की सोच की बात है और उस विषय में मुझे कहने का हक भी नहीं है। और वैसे क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर जो अलाइंस है वो राजस्थान में भी काम करेगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे वो शिवसेना से हैं और शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा है, न कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम को शिवसेना ने समर्थन दे रखा है। तो वहाँ पर शिवसेना ऐसा कुछ मजबूर कर सके कि भई अपने अलाइंस रखेंगे, ऐसा कुछ मेरे तो कम समझ में आता है। बाकी अफवाहें हैं और इस क्षेत्र के अंदर वैसे मेरे मतलब की चीज़ भी नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही इसका जो भी निर्णय हुई तो क्या सही है क्या गलत है वही बता पाए। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐसा क्या झुंझुनू की जनता के लिए किया है ताकि आने वाले समय में आपको झुंझुनू की जनता दोबारा मौका चुने या मौका दे? देखिए, चाहे जो आज जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, नालियां है, पानी की व्यवस्था है, इन सब के लिए और युवाओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने धोखाधड़ी की, उस आवाज़ को प्रखरता से और मैंने उठाया है, बार बार उठाया है। आज कोई भी अगर समस्याएं लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए लड़ाई ज़रूर लड़ी है। अब कुछ कार्य हुए भी हैं, कुछ कार्य इस नाकारा सरकार ने नहीं भी किए, लेकिन निश्चित रूप से जनता के दिल के अंदर मैंने स्थान बनाया है। दूसरी बात, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी कार्य दिए गए उसे प्राथमिकता से रीति नीति के तहत अनुशासन में रहकर हमने हर कार्य को पूर्ण किया है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 वर्ष के अंदर अगर 100% उपस्थिति प्रत्येक कार्यक्रम में मेरी है, इस चीज़ को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी देख रहे हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है। इसलिए निश्चित रूप से अगर जनता मुझे चुनती है तो गलत नहीं। अंत में आप झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के समस्त भोतियों से भी महंगे वोटर्स को, यहाँ की जनता को यह आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका देकर देखिए। निश्चित रूप से जो मूलभूत समस्याएं जिनसे हम पिछले 70 वर्षों से जूझ रहे हैं, इन सभी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए मैं हर तरह की लड़ाइयाँ लड़ूंगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने को जा रही है। इसका लाभ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक मिलेगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। एक बार मुझे मौका दिया जाए और एक बार विजयी बनाकर जिस प्रकार से पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस ने यहाँ पर जो झुंझुनू जिला जो शिक्षा के अंदर अग्रणी रहा है, जो सेना में अग्रणी रहा है, जो भामाशाहों में अग्रणी रहा है, उस जिले को इतना पीछे धकेल के छोड़ दिया है। मैं निश्चित रूप से इस जिले को, इस विधानसभा को अग्रणी रूप के अंदर राजस्थान के अंदर स्थान दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे कमलकांत जी शर्मा, जिनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के अलावा यहाँ किसी को मौका देती है तो मैं प्राथमिकता से प्रबल दावेदार हूँ। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कौन प्रत्याशी होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा।